हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 2 मैं मेंशन कर देती हूँ। पेपर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। बेटा, उसके अंदर हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। सेकंड यूनिट हमारी कंटिन्यूशन पे है और आज हम थर्ड यूनिट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं कॉलेज के उसमें, तो हम अपना थर्ड यूनिट भी स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए मेरा ये मोटिव है कि मैं आपको दोनों की ही नोट्स प्रोवाइड करवाती जाऊँ ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे आपका सिलेबस शो कर रही हूँ। देखो, इसके अंदर तो हमने एनर्जी, जो आपका सेकेंड यूनिट है उसमें एनर्जी बैंड इन सॉलिड, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये कर चुके हैं। अब हम करेंगे उसमें तो हॉल इफेक्ट। ठीक है, और अब मैं जो यहाँ करवा रही हूँ एट प्रेजेंट आपको इस लेक्चर के अंदर, वो आपकी यूनिट 3 स्टार्ट करवा रही हूँ। यूनिट 3 है हमारी ये आपके दो पार्ट्स में कंसिस्ट है, एक तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के उसमें और एक आपका ऑसिलेटर के अंदर। ठीक है, तो जो आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसमें ट्रांजिस्टर बाइसिंग, मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, डीसी लॉड लाइन, कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर, ट्रांजिस्टर बाइसिंग, कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर एम्पलीफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कपल्ड एम्पलीफायर, और आपका है फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एमीटर फॉलोवर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाला करना है। और ऑसिलेटर के अंदर ऑसिलेटर्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेशंस, कंडीशन ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ऑसिलेशन, और ट्यून्ड कलेक्टर, कॉमन एमीटर ऑसिलेशन, हार्टली ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड यूनिट का सिलेबस रहेगा, जिसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम पहले तो ये पढ़ेंगे कि हमारे जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर करने जा रहे हैं, ट्रांजिस्टर तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, अदरवाइज मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट में आज क्लास में बता दिया था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए सबसे पहले हम कि कितने टाइप, पहले तो एम्पलीफायर सीखेंगे कि एम्पलीफायर क्या होता है, क्या करता है, क्लासिफिकेशन क्या है एम्पलीफायर्स की उसमें। ठीक है, और कॉमन बेस और कॉमन एमीटर एम्पलीफायर करेंगे। ठीक है, तो यहीं से ही हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद हम किसके पास, डीसी लॉड लाइन और ट्रांजिस्टर बाइसिंग और मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन की तरफ चलेंगे। तो एक ये सीक्वेंस बनता जाएगा। फिर उसके बाद तो यहाँ से हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे मैं करवा रही हूँ आप उसको वैसे ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और अपना मेंशन करिए कि हम किसके बारे में करेंगे। अब एम्पलीफायर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इसके अंदर, मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे कि हम यूनिट 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 3 के अंदर मेन चीज़ अपनी क्या होती है, एम्पलीफायर है। ठीक है, एम्पलीफायर से आप स्टार्ट करोगे इसको, तो एम्पलीफायर को चीज़ को ध्यान से सुनो। ठीक है, ये एक डिवाइस या कोई भी इस तरीका का ले लो जो क्या करता है, आपके पास सपोज किसी जगह से आपका इतना सा ही जो ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, अभी इसका एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है कम है, तो मैं जब इसको आपका कहाँ, ये कम एम्पलीट्यूड की चीज़ है। ठीक है, इसको मैं एक ऐसे डिवाइस में से पास करवा रही हूँ ताकि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या कर जाए, बढ़ जाए, तो उसको हम, उस डिवाइस को क्या कहते हैं कि जो आपका इनपुट जो है सिग्नल, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एम्पलीफायर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इनपुट सिग्नल को एनलार्ज कर रहे हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि एम्पलीफायर ये एक ऐसा डिवाइस है, इट इज़ ए डिवाइस which is used for increasing the amplitude of incoming weak signal। ठीक है, इनकमिंग वीक सिग्नल के एम्पलीट्यूड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो दिस फिनोमिनन
of enlargement of input signal is called amplification. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं. अब आप अपने उसमें कौन सा यूज़ करेंगे? हम तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके चलेंगे, है ना. तो इसका मतलब क्या करें, जो एक ऐसा डिवाइस जो हमारे इलेक्ट्रिकल वीक सिग्नल को क्या कर दे, इंक्रीज़ करवा दे उसके एम्पलीट्यूड को, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अपना एम्पलीफायर बोलेंगे. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक इतने सिग्नल का आपका था जिसको हम बोल रहे हैं, ये हमने इनपुट वोल्टेज दी हुई है उसको, ठीक है. और हमने यहाँ पे अपना एक डिवाइस लगाया हुआ है जो क्या करेगा, इसके अंदर जाने के बाद उसको एम्पलीफाई कर देगा. तो ये क्या है? एम्पलीफायर है, ठीक है. इस एम्पलीफायर को मैंने कहीं से क्या दी हुई है? पावर दी हुई है. तो ये क्या हो गया मेरा? पावर सप्लाई, ठीक है. और ये हाँ, उसके बाद जैसे ये इसमें से निकलेगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. तो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका एम्पलीफाइड होता है इसके अंदर से, और फिर हमें एनलार्ज सिग्नल इसके अंदर से आउटपुट सर्किट के अंदर मिल जाएगा, आउटपुट उसमें मिल जाएगा, ठीक है. तो आप लिखोगे कि इन दिस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हेयर द वीक electrical signal to be amplified is taken across the input circuit. आप इसके इनपुट पार्ट में क्या ले रहे हो? जो वीक सिग्नल आपको जो एम्पलीफाई करवाना था वो लेके चल रहे हो, और आपको एनलार्ज जो सिग्नल है वो आपको मिल जाता है आउटपुट सर्किट के अक्रॉस, ठीक है. एंड एनलार्ज्ड सिग्नल इज टेकन अक्रॉस द आउटपुट सर्किट, ठीक है. ये तो क्या हो गया? सिंपल से चीज़ हो गई. जो आपने एम्पलीफायर, जो आप बोल रहे हो कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करना है, तो उसमें जो आपका मेन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो करता क्या है, ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं ये वाला चीज़. अब हमें ये देखना है कि जो हम ट्रांजिस्टर लेके चलते हैं, आपको पता है ट्रांजिस्टर NPN या PNP कोई भी हम लेके चल सकते हैं. तो उस ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज़ करेंगे, अब थोड़ा सा उसके ऊपर नोट डालते हैं, ठीक है. कि हाउ आपका कोई भी ट्रांजिस्टर है कैन एक्ट एज एन एम्पलीफायर. इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर अपना जैसे कॉमन बेस आएगा, कॉमन एमिटर रहेगा, उसको डिटेल में कर लेंगे. तो अब आपके पास जो मेन पॉइंट बनता है वो ये है कि ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर. कैसे एक्ट करेगा? अभी आपने ट्रांजिस्टर पहले एम्पलीफायर पढ़ लिया. एम्पलीफायर क्या करता है? उसके वीक सिग्नल को इंक्रीज़ कर देता है. अब वीक सिग्नल को इंक्रीज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर में ऐसा क्या हो जाता है कि वो वीक सिग्नल आपका तेज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, हाई हो जाता है. अब आपको तो पता है कि कोई भी आप ट्रांजिस्टर लेके चल रहे हो, ठीक है. इस ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है बेटा? दो पार्ट होता है, एक ये फर्स्ट रीजन, एक ये सेकंड रीजन, ठीक है. इसको हम रीजन को कौन सा बोलते हैं? एमीटर बेस रीजन. और ये आपका कौन सा होता है? बेस कलेक्टर रीजन. यही वाला होता है ना ये आपका. तो ये कहता है कि इसके अंदर ये जो फर्स्ट रीजन, जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जो फर्स्ट रीजन होता है ये हमेशा कैसा होता है? फॉरवर्ड बाइस्ड होता है. और ये कैसा होता है? आपका हमेशा रिवर्स्ड बाइस्ड होता है. इसका मतलब फर्स्ट रीजन आपका जो भी रहेगा, चाहे इसमें आप यहाँ पे किसको करो, आप किसी भी चीज़ को, बेस को आप कॉमन कर लो या एमीटर को कॉमन कर लो, ठीक है, कोई या कलेक्टर को उसमें कॉमन कर रहे हो, किसी भी उसमें कर रहे हो, फर्स्ट रीजन हमेशा फॉरवर्ड बाइस और सेकंड रीजन हमेशा क्या रहेगा? रिवर्स बाइस रहेगा. तो सपोज मैं क्या लेके चल रही हूँ बेटा? CB कॉन्फ़िगरेशन लेके चल रही हूँ. तो अगर CB कॉन्फ़िगरेशन लेके चल रही हूँ तो यहाँ तो एमीटर है, यहाँ क्या रहेगा? बेस, और यहाँ क्या रहेगा? आपका कलेक्टर रहेगा. ये मैंने रीजन्स के नाम बताई हैं कि ये बेस था, ये कलेक्टर था, तो ये रीजन BC हो गया, यानी कि बेस कलेक्टर रीजन हो गया.
यहाँ आपका एमीटर है, यहाँ आपका बेस है, तो ये पूरा रीज़न कौन सा हो गया, एमीटर बेस रीज़न हो गया। अब इसके अंदर पता है हमें कि ये फॉरवर्ड बाइस है। आपको पता है फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें ज़्यादा दिक्कत तो होती नहीं, करंट आपका ज़्यादा ही फ्लो करता है उसके अंदर, तो ज़्यादा करंट अब ईजिली फ्लो कर रहा है, इसका मतलब रजिस्टेंस वहाँ क्या है आपका कम। ठीक है, रजिस्टेंस क्या है, कम, क्योंकि करंट ज़्यादा है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि जो आपने फर्स्ट रीज़न लिया है, यानी कि द एमीटर base junction of a transistor is forward bias and have low resistance। इसके पास क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे इस रीज़न के अंदर जितना करंट आपका या जो भी चीज़ आप करोगे वही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये तो पता ही है। और इसकी वोल्टेज जो इससे अटैच होगी, तो अगर उस वोल्टेज में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे एमीटर बेस सर्किट के अंदर लार्ज करंट जो चेंज है वो इनपुट के उसमें करंट में वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, और जो इसके अंदर चेंज आ रहा है उसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आता जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे कि स्मॉल चेंज इन वोल्टेज इन एमीटर बेस सर्किट produces a large change in input emitter current। और जैसा करंट यहाँ है वही तो हमें यहाँ मिलता है, तभी तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस रीज़न होता है उसको बिल्कुल थिन करके चलते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि वहाँ जो आपके न्यूट्रलाइजेशन हो रहे थे आपके, वो ज़्यादा ना हो। ठीक है, और जितने ज़्यादा आप यहाँ पे एमीटर के उसमें करंट दे रहे हो, मैक्सिमम आपका कहाँ पहुँच जाए, कलेक्टर करंट में पहुँच जाए। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, बेस रीज़न को बिल्कुल थिन करके चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जितना आपका एमीटर करंट आपका प्रोड्यूस होगा इक्वली स्मॉल, मतलब जो है थोड़ा बहुत जो है अगर चेंज आएगा थोड़ा बहुत ही आता है, अदरवाइज सारा का सारा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल चेंज किस में आएगा, आपका कलेक्टर करंट में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चेंज बता रहे हो तो उसमें भी उतना ही चेंज आएगा। तो आप ये कहोगे कि एनी चेंज इन इनपुट एमीटर करंट produces almost an equal change in collector current। हमें क्या मिलता है, कलेक्टर करंट की उसमें इक्वली चेंज हमें मिल जाता है। ठीक है, और जो ये कलेक्टर करंट है वो किस में है, कलेक्टर सर्किट के अंदर है। और कलेक्टर सर्किट के अंदर क्या होता है, आपका रिवर्स बाइस होता है। तो रिवर्स बाइस की वजह से वहाँ रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, तभी तो हमारे पास वहाँ पे करंट क्या होता है, वैसे कम होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका हाई रेजिस्टेंस है आपका, जो कि कलेक्टर करंट के उसमें है। ठीक है, तो अगर हाई रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर दें इसके अंदर, और हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे आपके कलेक्टर सर्किट के साथ। ठीक है, ये कहाँ था आपका कलेक्टर करंट, किस में मिल रहा है, कलेक्टर सर्किट के साथ मिल रहा है। तो अगर उसके ऊपर, वैसे तो हमारा लार्ज रेजिस्टेंस हाई, लेकिन अगर हाई रेजिस्टेंस में और इसमें कर दूं तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल जो ड्रॉप होएगा वो अपना और ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि और ज़्यादा चेंज आ जाएगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप के अंदर। ठीक है, तो अगर इसके अंदर ज़्यादा है इसमें, तो हमारा जो, देखो समझो कि हम अगर इनपुट सिग्नल के उसमें अगर थोड़ा बहुत चेंज उसमें कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट का जो पोटेंशियल ड्रॉप था उसमें और ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई ना। तो इसमें हम यही बता रहे हैं कि यहाँ हमारे पास लार्ज चेंज आता है पोटेंशियल ड्रॉप के अंदर अगर हम स्मॉल चेंज करें हमारे वोल्टेज के इनपुट सर्किट के अंदर। जैसे आप यहाँ पे ये कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई वोल्टेज लगा
लगाया हुआ है, सपोज ये आपका EB के उसमें हो गया, ये आपका किस में हो गया, ये CB के उसमें हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कोई सिग्नल आपके दे रही हूँ तो ये चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये कहता है जैसे ही आप इसके अंदर ऐड, या ये जो लोअर पार्ट वाला था वो कैसा था, नेगेटिव साइकिल का, तो वो इसके अंदर सब्ट्रैक्ट होएगा। तो ये जो आपका ऐड हो रहा है, तो इसके ऐड होने की वजह से इसके अंदर जो चेंज आ रहा है, ठीक है, तो ये कहता है कि इसमें चेंज करवा देना, इसकी वजह से इसमें इनपुट सिग्नल के अंदर चेंज करने की वजह से आपका आउटपुट के अंदर जो चेंज आ जाता है, उसकी वजह से ही हमारा क्या होता है, ट्रांजिस्टर के जो है वो एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है, वो ही हमारा मेन प्रिंसिपल कहलाएगा। तो आप इसके अंदर, मैं अभी इसको लिखवा देती हूँ, उसके बाद इसको एक स्मॉल स्टेटमेंट के अंदर लिखवा दूंगी। तो जो अभी लिख रही हूँ वो लिख लीजिए, फिर एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगी जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इफ ए हाई रेजिस्टेंस, if a high resistance is connected in collector circuit, then large change in voltage drop is caused across it by a small change in voltage in input circuit। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ बताना चाह रही हूँ आपको कि जैसे आपने यहाँ पे देखो ये वोल्टेज लगा रखी थी, इनपुट आप सिग्नल दे रहे हो, ठीक है, तो इसके एम्पलीट्यूड इसकी वजह से और ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो आउटपुट के सिग्नल जो अपने को मिलेगा उसको और ज़्यादा कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ के इनपुट सिग्नल की वोल्टेज में अगर आप स्मॉल चेंज करते हो तो जो कलेक्टर सर्किट है उसकी वोल्टेज के अंदर आपको ज़्यादा चेंज मिलने लग जाएगा, ठीक है। यही क्या है, आपका मेन प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांजिस्टर का, जो कि एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। अब मैं इसको वन सिंगल लाइन के अंदर आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है, उसको लिख लीजिए। चलो लिख लीजिए, द बेसिक प्रिंसिपल। अब जो इसका निष्कर्ष निकला है, जो हमने पीछे देखा है, उससे क्या बात पता चली, ये पता चला कि जो बेसिक प्रिंसिपल है used in the transistor as an amplifier is that a small change in input voltage supplied to the emitter circuit produces a large change in the output voltage obtained in the collector circuit because of its high resistance। ठीक है, इसके हाई रेजिस्टेंस की वजह से हमें ये, मतलब इसके अंदर जो चेंजमेंट आता है उस, ये क्या है, आपका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। यही हमने पीछे बताया था और यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स का, ठीक है।
तो उसके लिए रेडी रहिएगा। मैंने आपको एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर और उसका बेसिक प्रिंसिपल आपको लिखवा दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसके अंदर यही कहोगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि मैम जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, अगर हम उसके अंदर कोई चेंजमेंट लेके चलते हैं, जो कि हमारा एमीटर सर्किट के उसमें था, ठीक है, तो उसमें अगर इनपुट वोल्टेज के उसमें स्मॉल चेंजमेंट दिखाते हैं तो हमें लार्ज चेंज दिखने लग जाता है आउटपुट वोल्टेज के अंदर, जो कि कलेक्टर सर्किट के उसमें था। तो इस तरीके से जब वो लार्ज चेंजमेंट दिखाने लग जाता है तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो वहाँ पे उसके सिग्नल को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है इस ड्यूरेशन पे, जिससे हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर की तरह यूज़ होना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे हमारा जो भी, जैसे मैंने आपको पीछे ये वाला दिखाया था, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये वोल्ट, ये तो पूरा हमारा ट्रांजिस्टर है ही, ये तो पूरा ट्रांजिस्टर है ही। अब मैंने इसके इनपुट के साथ अपनी एक इनपुट सिग्नल दे दिया। जैसे ये इनपुट सिग्नल मैं इसके अंदर दूंगी, ठीक है, तो ये आपका जो सिग्नल था ये बेटा ऐड भी तो होगा इसके अंदर। अगर इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये पूरा जैसे प्रोसेस चलेगा, यहाँ का जो करंट होगा वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ क्या होएगा, आपका ज़्यादा एम्पलीफायर करके दिखाएगा। तभी तो फ़ायदा है, तभी तो बेस जो है मैंने थिन लिया हुआ था, ताकि आपका यहाँ पे करंट, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि यहाँ का जो करंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ के इक्वल उसमें हो जाता है, और वैसे जो हमारा एमीटर करंट है वो हमारा बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट के इक्वल होता है। तो ये जो दोनों जो दिखाएंगे वो हमारे इसके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो ये एडअप होके इसका दिखाएगा तो वो टोटल करंट हमारा यहाँ दिखाई देगा उसके एम्पलीट्यूड के उसमें। तो ये जो सिग्नल हमने दिया था इसका एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन जब इस वोल्टेज के साथ ये एडअप हो जाता है तो ये क्या करेगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा वो हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल है तो पॉजिटिव में भी और ज़्यादा कर देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी ज़्यादा कर देगा। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमारा ये सिग्नल हमारा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ बेटा, ये तब हो रहा है जब हम कॉमन बेस यूज़ कर रहे हैं। कॉमन एमीटर में कोई और भी इसके अंदर चेंजमेंट आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो हम दिखा रहे हैं वो आपका किस में उसमें है, कॉमन बेस के लिए है। जब कॉमन एमीटर लेते हैं तो वो 180 डिग्री से चेंजमेंट दिखाता है, वो भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को क्या कर लो, कंप्लीट कर लो यहाँ पे टॉपिक आपका। ठीक है, और नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।